So in today's class, we are going to start with the Golgi apparatus. That is our second cell organelle. गोल्जी apparatus की बात करते हैं. गोल्जी apparatus इसका दूसरा नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स. देखो यहाँ पर मेंशन है सेकेंड नेम. इसको आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, गोल्जी apparatus भी कह सकते हैं, राइट. सो क्या है डेफिनेशन के हिसाब से देखिए अगर तो स्टॉक ऑफ फ्लैटेन मेम्ब्रेन बाउंड एंड पैरेलली अरेंज ऑर्गेनल. अभी इसका स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तब आपको क्या थोड़ा ज़्यादा आइडिया लगेगा, विच इज गोइंग टू अकर इन द एसोसिएशन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. साइटोप्लाज्म की जो मैट्रिक्स है, एरिया है, उसके अंदर ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एसोसिएशन में रहती है गोल्जी बॉडी. और इसके डिस्कवर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इसको फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था, डिटेक्ट किया था, उस साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्जी. 1898 में सबसे पहले फर्स्ट डिटेक्ट किया था इसको. एंड दिस स्ट्रक्चर इज डेंसली स्टेन. अगर आप इसको स्टेनिंग प्रोसीजर से जाएंगे तो ये थोड़ा डेंस आएगा और दे विल अपीयर नियर टू दी न्यूक्लियस, राइट. एंड अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर हम इसको डिक्टियोसोम कहते हैं. द गोल्जी बॉडीज ऑफ प्लांट दे आर नोन एज डिक्टियोसोम्स. रीजन बिकॉज ऑफ देयर अपरेंट नेट लाइक स्ट्रक्चर. वहाँ जो स्ट्रक्चर है, राइट, वो अलग है. मतलब कि अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच की बात करें हम, तो प्लांट और एनिमल सेल के बीच में गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है. प्लांट सेल में ये स्ट्रक्चर जो है किस तरीके से है, नेट लाइक स्ट्रक्चर है, राइट. नाउ ईच गोल्जी कॉम्प्लेक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी लेमेला. स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ किस तरीके से बनता है. लेमेला प्रेजेंट है, टिब्यूल्स प्रेजेंट है, वेसिकल्स प्रेजेंट है, एज वेल एज सिस्टर्नी भी प्रेजेंट है. ये हमने ईआर के टाइम पे बात की थी, राइट. क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, लेमेला, टिब्यूल्स, वेसिकल्स एंड सिस्टर्नी. दे आर ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर इन दी डायमीटर. तो यहाँ साइज की बात करें तो दे आर रेंजिंग फ्रॉम 0.5 to 1.0 micrometer in diameter, right. The membranes of Golgi complex are made up of lipoproteins, right. मेम्ब्रेन की बात करें गोल्जी की तो किससे बनती है, मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन से बनती है. एंड दीज आर सपोज टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मतलब कि जो ईआर है बच्चों, ईआर की जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन से इसकी मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी की मेम्ब्रेन ओरिजिनेट होती है, विच इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वेरियस एंजाइम्स, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफरेज, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेटेज, थायमाइन फॉस्फेटेज, ये सारे एंजाइम के नाम से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एटीसी, राइट. ये सारे के सारे एंजाइम आपको गोल्जी बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे. सो दिस ऑल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द गोल्जी बॉडी. एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर नाम दिए ट्रांसफरेज, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेटेज, thiamine phosphatase and glucose 6 phosphatase. They are found in Golgi body, of which thiamine phosphatase is marker enzyme of Golgi body. Golgi body का marker enzyme कौन है, नोट करिए, thiamine phosphatase, right. Golgi body that is present in all the cells of eukaryotics, but they are also absent in the RBC of the mammals. Mammals के RBC में जैसे ER absent थी, सेम केस में यहाँ पर Golgi body भी absent है. अपार्ट फ्रॉम दैट आरबीसी ऑफ मेमल्स के अलावा सीव ट्यूब जो प्लांट में देखने को मिलती है, सीव ट्यूब्स में भी एब्सेंट रहती है, एज वेल एज ब्रायोफाइट्स, राइट, उसमें भी एब्सेंट रहती है. मेमल आरबीसी की मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी आपको कि वहाँ एब्सेंट क्यों होते हैं, क्योंकि जितने ऑर्गेनल्स कम एब्सेंट है प्रेजेंट रहेंगी, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर स्पेस रहेगी और उस स्पेस में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एडेप्ट हो जाएंगे. जितने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आएंगे उतने ऑक्सीजन ट्रांसफर ज्यादा, राइट. गोल्जी बॉडी के पार्ट्स की बात की है यहाँ पर. सबसे पहले बात की है सिस्टर्नी, इसका दूसरा नाम है सेक्यूल्स. सिस्टर्नी और सेक्यूल्स. सो द सिस्टर्नी आर द मोस्ट कंसिपियस पार्ट ऑफ द गोल्जी बॉडी. कंसिपियस पार्ट है गोल्जी बॉडी का. दिस आर प्लेट लाइक अनब्रांच मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर, स्लाइटली कॉन्केव है. अगर हम इसकी बात करें, जैसे कॉन्केव एक स्ट्रक्चर की बात करें तो मेमल के अंदर आरबीसी जो है वो भी कॉन्केव शेप का होता है. So these are plate-like unbranched membranous structure and slightly concave. The sacules lie in the parallel array. अब इसका अरेंजमेंट अगर आप देखेंगे सेक्यूल्स का तो आपको कैसा दिखेगा इसका अरेंजमेंट, पैरेलली देखने को मिलेगा, राइट. वन गोल्जी बॉडी यूजुअली हैव 3 to 8 सिस्टर्नी. एक गोल्जी बॉडी के पास करीबन 3 से 8 सिस्टर्नी मॉलिक्यूल्स होते हैं इन अ स्टॉक इन एनिमल सेल्स, while in
10 to 20 सिस्टर्न इन द प्लांट सेल। देखो डिफरेंस देखो आप, एनिमल सेल में 3 to 8 है सिस्टर्न ही, उसी के सामने अगर प्लांट सेल आप ले लोगे तो वहां पर 10 to 20 सिस्टर्न है इन प्लांट सेल। नाउ मोनोसिस्टर्नी गोल्जी बॉडी इज ऑल्सो फाउंड इन दी फंजाई, यानी कि मोनो मतलब सिंगल, तो फंजाई अगर आप लोगे तो वहां गोल्जी बॉडी सिंगल सिस्टर्नल, मोनोसिस्टर्नल आपको देखने को मिलेगी, राइट। नाउ ईच सिस्टर्नी हैविंग टू फेसेस, वन इज कॉन्वेक्स व्हाइल सेकंड इज फॉर्मिंग फेस, कॉनकेव, राइट। एक होता है कॉन्वेक्स, सेकंड इज कॉनकेव, कॉन्वेक्स और द फॉर्मिंग फेस, या फिर कॉनकेव उसका दूसरा नाम है मैच्योरिंग फेस। क्लियर हो गया। The concave and the convex faces of the organelles are entirely different but interconnected। अब दोनों डिफरेंट है बच्चों, दोनों की दोनों डिफरेंट है, लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया कि जो दो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक साइड कॉन्वेक्स होता है और दूसरी साइड कॉन्वेक्स होता है, डिफरेंट है लेकिन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, राइट। टिब्यूल्स की बात करते हैं। सो दीज आर द पैरेलल फिब्रस इंटरसिस्टर्नल एलिमेंट्स, इंटरसिस्टर्नल एलिमेंट्स है, राइट। और इसके डायमीटर की बात करें तो डायमीटर है 70 to 80 एंगस्ट्रम दैट कनेक्ट सिस्टर्नी टू ईच अदर। दो सिस्टर्नी को आपस में कनेक्ट करने का काम टिब्यूल्स करता है। वेसिकल्स, these are spherical structure that is of diameter 600 एंगस्ट्रम। डायमीटर कितना है वेसिकल्स का? 600 एंगस्ट्रम है। They arises by budding from the tubules and are having filled with the secretory material। secretory materials में प्रेजेंट होता है, see this one गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें आपको ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगी, वेसिकल्स देखने को मिलेगी, सिस्टर्ने देखने को मिलेगी, राइट। उसमें भी दो अलग अलग फेज जो आपने देखा, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। इस तरीके से आपका अरेंजमेंट पूरा का पूरा यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सिस्टर्ने अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पैरेलल अरेंजमेंट में होती है। किस तरीके से होती है? पैरेलल अरेंजमेंट में होती है। फंक्शंस ले लेते हैं गोल्जी बॉडी का। सो गोल्जी apparatus principally perform the function of packaging materials which is going to delivered either to the intracellular targets or the secreted outside the cell। मतलब एक काम इसका क्या हो गया? पैकेजिंग मटेरियल करना, मटेरियल को पैकेज करना, पैक्ड करना और उसको डिलीवर करना या तो इंट्रासेल्यूलर या फिर आउटसाइड सेल के अंदर ही एक टारगेट पे एक जगह से दूसरी जगह देना या सेल के बाहर देना। तो ये उसका फर्स्ट फंक्शन हो गया, राइट, दैट इज द पैकेजिंग मटेरियल्स। सेकेंड की बात करें, मटेरियल्स टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स दैट इज फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द फॉर्मिंग फेस ऑफ द गोल्जी apparatus that is for the moving, right। तो it will move towards the maturing phase, right। एक साइड से वेसिकल आएगी, फ्यूज हो जाएगी और वो दूसरी साइड से वेसिकल बन के पूरा मटेरियल वापस निकलेगी, राइट। अगर डायग्राम में देखेंगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ से वेसिकल बन के आई, राइट, सी दिस विल, आप अगर यहाँ नीचे देखें तो लिखा है फ्यूजिंग विद दिस स्पेस। तो ये ईआर से वेसिकल आई है और यहाँ पर फ्यूज हो रही है, सारा मटेरियल गोल्जी बॉडी के सिस्टम में आ जाएगा, वो धीरे धीरे ट्रांसफर होता होता यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर वैक्यूल बन के वापस बाहर आएगा, डिस्चार्ज वैक्यूल होगी। तो मटेरियल देखो एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसपोर्ट हो गया, राइट। तो सेकेंड हो गया पैकेज मटेरियल जो ईआर से आ रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, राइट। दिस एक्सप्लेन व्हाई द गोल्जी apparatus रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द ईआर। इससे यह प्रूव होता है कि भाई गोल्जी को क्यों रिक्वायरमेंट है ईआर के साथ एसोसिएशन में, एकदम क्लोज एसोसिएशन में, क्योंकि उसको क्या करना है, उस गोल्जी से आने वाले ईआर से आने वाले मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है। थर्ड की बात करते हैं, अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम। राइबोसोम आपको पता है अटैच फॉर्म में होते हैं और फ्री फॉर्म में भी होते हैं और बहुत ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। आप 12th क्लास में पढ़ोगे सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, जिसमें आपको पढ़ना है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एमआरएनए में से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा और वो कौन बनेगा? राइबोसोम बनेगा, राइट। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्गी apparatus। यानी कि यहाँ पर काम आएगा मॉडिफिकेशन। किसका मॉडिफिकेशन करना है बच्चों? प्रोटीन्स का है। और कौन से प्रोटीन? जो ईआर बनाती है। ईआर के ऊपर जो राइबोसोम अटैच है वो राइबोसोम जो प्रोटीन बनाते हैं उसको मॉडिफाइड करने का काम भी गोल्जी apparatus करती है बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम द मैच्योरिंग फेज। जब तक उसको रिलीज करते हैं साइटोप्लाज्म में, भाई अब ये रिलीज करेंगे, ईआर से प्रोटीन लेगा, मैच्योरिंग फेज तक लेके जाएगा और रिलीज करेगा, इन बिटवीन उसको मॉडिफाइड भी करेगा, राइट। कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। इसका थर्ड फंक्शन है।
फोर्थ की बात करें तो गोल्जी अपैरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स दैट इज द साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म करने का काम भी गोल्जी अपैरेटस करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसका सिक्रेटरी फंक्शन भी है, सिक्रीशन का काम भी है जो हमने स्टार्टिंग में देखा, राइट। एंड अगर हम प्लांट की बात करें तो इन प्लांट सेल द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज नोन एज डिक्टियोसोम, जो आपको पता है, मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया कि गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहा जाता है प्लांट में। क्यों? इट सीक्रेट्स नेसेसरी मटेरियल फॉर द सेल वॉल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। प्लांट सेल जब सेल वॉल फॉर्मेशन में जाता है तो एट दैट टाइम जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उसको सीक्रेट करता है। क्या करता है? सिक्रीशन भी करता है, नेसेसरी मटेरियल सिक्रीशन का काम भी गोल्जी बॉडी करता है, राइट। गोल्जी बॉडी फॉर्म्स एक्रोसोम ड्यूरिंग द स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो मेल में स्पर्म बनाने का काम करती है। तो ये स्पर्म बनता है तो स्पर्म के हेड में एक्रोसोम प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो एक्रोसोम बनाने का काम भी गोल्जी बॉडी करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट लिखा है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम इज कलेक्टिव फंक्शन ऑफ गोल्जी एंड ईआर। गोल्जी बॉडी और ईआर दोनों मिलके क्या बनाएंगे? लाइसोसोम। यानी कि एक फंक्शन क्या आ गया? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। नेक्स्ट फंक्शन क्या लिखा है? दैट इज द लास्ट वन कि भाई गोल्जी बॉडी रिसाइकल्स एंड रीप्रोसेस मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट। मेम्ब्रेन के जितने भी फ्रेगमेंट बनेंगे उसको रीप्रोसेस करने का काम भी ये करती है और रिसाइकल्स करने का काम भी कौन करेगा? गोल्जी बॉडी, विच इज रीच द साइटोप्लाज्म बाय द एंडोसाइटोसिस, जो साइटोप्लाज्म में एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से आते हैं। क्लियर हो गया? ये है फंक्शंस। एक छोटा सा अगर हम डायग्रामेटिकली इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो देखिए ये है सेल मेम्ब्रेन और यहाँ की वेसिकल आके फ्यूज हो रही है, वेसिकल्स फ्यूज विद सेल मेम्ब्रेन एंड रिलीज द सिक्रीशन। वो सारा मटेरियल कहाँ चला गया? बाहर। किस तरीके से होगा? अगर आप नीचे से देखेंगे सिक्रीशन तो देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर हम इसको देखेंगे जस्ट इसको हम एक एक्सप्लेनेशन में लेते हैं तो यहाँ आप देखिए ध्यान से, ईआर ने एक सिक्रीशन दिया है, ईआर ने यहाँ से सिक्रीशन दिया वेसिकल के फॉर्म में। ये धीरे धीरे जाता है, कहाँ पर जा रहा है? देखो फ्यूज होने जा रहा है, गोल्गी बॉडी के साथ फ्यूज हो जाएगा, राइट। वेसिकल फ्यूज हो जाएगी और धीरे धीरे गोल्गी बॉडी में ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगी? फ्रंट, जो ऊपर वाले आउटर सरफेस वाला एरिया वहाँ चला जाएगा और फिर वहाँ से वो धीरे धीरे बाहर आएगी ग्रेन्यूल फॉर्म में और धीरे 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 जाती है सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगी और उसका सारा मटेरियल जो है बाहर रिलीज हो जाएगा। सारा मटेरियल कहाँ पर रिलीज हो जाएगा? बाहर की सतह पर रिलीज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? सिक्रीशन का काम भी किया उसने, राइट। समझ में आ रही बात की नहीं? अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर फंक्शन इज दैट जो वेसिकल्स गोल्जी बॉडी से सिक्रीट हो रही है वो कैल्शियम +2 Ca+2 और Mg+2 सिक्रीट करती है पेक्टेट्स दैट फॉर्म्स द मिडल लैमेला। अब मिडल लैमेला कहाँ बन रहा था? प्लांट के दो सेल के बीच में बन रहा था, राइट। तो वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी विच इज गोइंग टू सीक्रेट Ca+2 and Mg+2 पेक्टेट दैट इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट? मिडल लैमेला बिटवीन टू प्लांट सेल। तो ये भी इसका फंक्शन हो गया। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइसोसोम्स की। हमारा जो अगला सेल ऑर्गेनल है दैट इज लाइसोसोम, उसकी बात करते हैं। ओके, लाइसोसोम की बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो लाइसोसोम वर डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डे डुवे। साइंटिस्ट का नाम है क्रिश्चियन डे डुवे, 1955 है। लीवर सेल में उन्होंने डिस्कवर किया था एंड उन्होंने इसको कोल्ड क्या कहा था, क्या नाम दिया था? पेरिकैनेक्युलर डेंस बॉडी। सी ओवर हियर, पेरिकैनेक्युलर या फिर पेरिकैनेलिक्युलर डेंस बॉडीज, जो आगे जाके लाइसोसोम के रूप में जाना जाता है एंड दैट इज थैंक्स टू नोविकोफ। नोविकोफ दो साइंटिस्ट थे यहाँ पर, आपको याद रखने। फर्स्ट साइंटिस्ट क्रिश्चियन डे डुवे, जिसने लीवर सेल में इसको आइडेंटिफाई किया, डिक्टेट किया और नाम क्या दिया? पेरिकैनेलिक्युलर डेंस बॉडी। उसके बाद नेविकोफ ने इसको लाइसोसोम नाम दिया। सो लाइसोसोम्स क्या है? दे आर टाइनी स्पेरोइड, दे आर टाइनी स्पेरोइड और आई कैन से इरेग्युलर शेप्ड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, टाइनी स्पेरोइड है, इरेग्युलर शेप्ड है और मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। लाइसोसोम्स आर originated by Golgi complex and certain many hydrolytic enzymes
जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से ऐसे एंजाइम होते हैं जो XYZ टारगेट मटेरियल को एनी हाउ डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में से लाइसोसोम बनते हैं, उसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, दे आर एक्टिव एट दी एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच में एक्टिव रहते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर, जैसे अमाइलेजिस, लाइपेजिस, प्रोटीएजिस, कार्बोहाइड्रेसिस, राइट। अगर इसके स्पेसिफिक इस एंजाइम के फंक्शन की बात करें, अमाइलेजिस जो है अमाइलेज को डिग्रेड करता है, लाइपेजिस लाइपेज को, प्रोटीएज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेसिस जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करने का काम करते हैं। सारे एंजाइम हाइड्रोलाइटिक होने की वजह से वो एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं। अब एसिडिक पीएच जो है उसकी रेंज अगर हम बात करें, दैट इज फ्रॉम 0 to 7, 6.9 हम कह सकते हैं, एग्जैक्ट 7 भी नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट 7 जो है वो हो जाएगी, कौन सी पीएच हो जाएगी, न्यूट्रल पीएच हो जाएगी। पीएच स्केल आपने पढ़ी है। These enzymes are capable of digesting carbohydrate, proteins, lipids and nucleic acids. Right. For example, nucleic acid की बात निकली तो वहां अगर मैं एंजाइम की बात करूँ तो है डीएनएस, आरएनएस। डीएनएस डीएनए को डिग्रेड कर सकता है, आरएनएस आरएनए को डिग्रेड करता है। अब ये अगर लाइसोसोम जो है अगर इंडिविजुअल सेल में ब्रेक हो जाता है, तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 40 एंजाइम है। कितने? 40 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, वो उस सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं और वो हर एक अपनी टारगेट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या डीएनए आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे कि डीएनए है तो वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि डीएनए अपने सेल का है कि कोई बाहर से आया है, उसका काम है डीएनए को डिग्रेड करना। तो डीएनए को, आरएनए को, प्रोटीन को, लाइपेज लिपिड को डिग्रेड कर देता है, तो सेल में फिर सर्वाइवल के लिए कोई चीज नहीं बचेगी, राइट। तो ये सुसाइड जैसा हो गया, इसलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बेग्स या सुसाइड बेग्स भी कहते हैं। उसका दूसरा नाम है लाइटिक बेग्स, स्केवेंजर्स भी इसका एक नाम है, स्केवेंजर्स ऑफ सेल और डिस्पोजल यूनिट्स। तो जो नाम है आपको याद रखने, लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बेग्स, लाइटिक बेग्स, स्केवेंजर्स ऑफ सेल एंड डिस्पोजल यूनिट्स। दे अकर्स इन ऑल द एनिमल सेल। यहां एक्सेप्शन आ गया आरबीसी। मेमेलियन आरबीसी में भी प्रेजेंट नहीं होता है, एनिमल आरबीसी में ये प्रेजेंट नहीं होता है। सेम रीजन, अगर लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होगा बच्चों तो वो उतनी स्पेस हीमोग्लोबिन को दे देगा, मैक्सिमम हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाइड हो जाएंगे तो मैक्सिमम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। लाइसोसोम्स एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज उसके पास करीबन 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, राइट। क्या है? लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो वो पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है, राइट, यानी कि उसके पास डिफरेंट कितने टाइप है? 4 टाइप है, राइट। पॉलीमॉर्फिज्म दिखा रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म अगर हम बात करें तो एक सिंपली डिवीजन होते जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4 वगैरह, राइट, जो डिफरेंट है, एक दूसरे में क्या है, डिफरेंट है। यहां टाइप्स की बात करूं अगर 4, तो सबसे पहले आता है प्राइमरी लाइसोसोम्स। फर्स्ट, प्राइमरी लाइसोसोम्स, इसको हम स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं या प्रोटोलाइसोसोम्स भी कहते हैं। अलग अलग जो नाम आते हैं ना, उन सभी को आपको लिख के रखना है, नोट करना है। प्राइमरी लाइसोसोम्स, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स या प्रोटोलाइसोसोम्स सेम है। इसका फंक्शन क्या है? वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडीज कंटेन एंजाइम्स, दे आर नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम्स, यानी कि इसके पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर कंप्लीटली फिल्ड विद द 40 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कितने हैं? 40 हाइड्रोलाइटिक और आई कैन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इट स्टोर्स एसिड हाइड्रोलाइसिस, मतलब ऐसे एंजाइम जो एसिडिक है नेचर में, राइट, इन इनएक्टिव स्टेट्स। भाई ये जब एसिडिक मीडियम में आ जाएंगे तो एक्टिव हो जाएंगे, यानी कि अगर वो एसिड हाइड्रोलाइसिस के कोई भी एंजाइम आप ले लीजिए तो इनएक्टिव है, अगर आप उसको एसिड प्रोवाइड करते हैं तो ये एक्टिव हो जाएंगे और अपना फंक्शन शुरू करेंगे। तो ये स्टोरेज का काम हो गया प्राइमरी लाइसोसोम्स का। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन जो होती है, दे आर कंटेन स्टेबिलाइजर्स। क्या होंगे उसके पास? स्टेबिलाइजर्स, उस मेम्ब्रेन को स्टेबिलाइज करने के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो एक है कोर्टिसोन,
एग्जाम्पल दिया कोर्टिसोन ले लीजिए, आप कोलेस्ट्रॉल ले लीजिए, कोलेस्ट्रॉल भी जो है यहाँ पर स्टेबिलाईजर के तरीके काम करता है। क्लोरोक्विनोन ले लीजिए, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एग्जाम्पल। आपको एक याद रखना है, लेकिन यहाँ पर कितने दिए हैं? 3 दिए हैं। ये एग्जाम्पल है स्टेबिलाईजर्स के, जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को स्टेबिलाईज करते हैं। These stabilizers stabilize the lysosome membrane by preventing its rupture and preventing autolysis. मेम्ब्रेन को रप्चर नहीं होने देंगे, एज वेल एज ऑटोलाइसिस, अपने आप ब्रेकडाउन नहीं होने देंगे। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो गया? प्राइमरी लाइसोसोम्स। देन कम्स सेकेंडरी लाइसोसोम्स, देन कम्स सेकेंडरी लाइसोसोम्स, और आई कैन से heterophagosomes, or I can say heterophagosomes. Secondary lysosomes are formed very primary lysosomes by the specifically fuse हो जाएंगे। सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बनेंगे? प्राइमरी लाइसोसोम्स को फ्यूज किया जाएगा। किसके साथ फ्यूज होगा? फेगोसोम्स के साथ। सो आई कैन से secondary lysosomes are formed when primary lysosome fuse with the phagosomes. They are also known as digestive vacuoles. दूसरा नाम डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। फेगोसोम्स क्या है? फेगोसोम मतलब ऐसा कोई भी मटेरियल जो बाहर से सेल के अंदर आया है, वैक्यूल के फॉर्म में आया है, और उसको डाइजेस्ट करना है, तो उसके साथ ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? फ्यूज हो जाएगी, और क्या बना देगी? फेगोसोम बना देगी। फेगोसोम मतलब लाइसोसोम प्लस आउट ऑफ सरफेस से जो आई है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, वो। क्लियर? नेक्स्ट ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। थर्ड क्या है? ऑटोफेजिक वैक्यूल, इसको कहते हैं साइटोलाइसोसोम। दूसरा नाम क्या है? साइटोलाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम्स बिकम ऑटोफेजिक व्हेन दे स्टार्ट इंगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग द सेल ऑर्गेनल। भाई प्राइमरी लाइसोसोम जब सेल ऑर्गेनल को एंगल्फ कर ले, खा जाए और उसको डिग्रेड करे, डाइजेशन शुरू कर दे उसको, तो उसको कहते हैं साइटोलाइसोसोम या फिर ऑटोफेजिक लाइसोसोम। दे आर फॉर्म्ड इन दी स्टार्वेशन कंडीशन। स्टार्वेशन कंडीशन में ऐसा होता है कि वो अपने आप के जो भी ऑर्गेनल है उसको एंगल्फ करके खा के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज नोन एज रेसिड्यूल बॉडीज, और आई कैन से टेलोलाइसोसोम। एक है क्या कहते हैं? रेसिड्यूल बॉडीज और टेलोलाइसोसोम्स। सो द सेकेंडरी लाइसोसोम्स एज वेल एज द ऑटोफेजिक वैक्यूल containing undigested matter, they are known as residual bodies। भाई जो सेकेंडरी लाइसोसोम थे, सेकेंडरी लाइसोसोम और जो ऑटोफेजिक लाइसोसोम थे, जो डिग्रेडेशन का काम करते हैं, अगर वो डिग्रेडेशन नहीं कर पाए और उसके पास कोई अनडाइजेस्टेड मैटर हो गई, तो उस अनडाइजेस्टेड मैटर को क्या कहते हैं? रेसिड्यूल बॉडीज कहते हैं, या फिर टेलोलाइसोसोम कहते हैं। दिस में बी एलिमिनेटेड बाय एक्सोसाइटोसिस। एलिमिनेटेड कर दिया जाएगा इसको किस प्रोसेस से? एक्सोसाइटोसिस से। राइट? किस प्रोसेस से एलिमिनेट किया जाएगा? एक्सोसाइटोसिस से। ठीक है, फंक्शंस ले लेते हैं। द प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो इसका प्राइमरी फंक्शन जो है, इसको किस फॉर्म से बनाया गया है? भाई डाइजेशन की फॉर्म से बनाया गया है। राइट? सो दे आर प्राइमरी मीन फॉर द डाइजेशन। इट मे बी इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रासेल्यूलर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल के अंदर रह के डाइजेस्ट करना है या सेल के बाहर जाके करना है, डाइजेशन का एक इसका फंक्शन रहता है। राइट? नेक्स्ट इंट्रासेल्युलर डाइजेशन की अगर मैं बात करूं, सो ये दो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे मैंने आपको बताया, एक है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन और एक होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर दो तरीके से होता है, एक है हिट्रोफेजी और एक होता है ऑटोफेजी। हिट्रोफेजी मतलब दे आर गोइंग टू हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल विच कम्स इन द सेल बाय पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। ऐसा मटेरियल जो सेल के अंदर पिनोसाइटोसिस से आता है या फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है जब सेल एक सॉलिड मटेरियल को एंगल्फ करता है, इसको कहते हैं सेल ईटिंग। दूसरा नाम है सेल ईटिंग, दैट इज फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग, यानी कि कोई लिक्विड मटेरियल जब सेल में आता है वेसिकल की फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को कहते हैं पिनोसाइटोसिस। राइट? इन दोनों मटेरियल की बात करेंगे, डाइजेशन की बात है, पिनोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस, दोनों से जो वेसिकल बन के अंदर आ रही है उसको डाइजेस्ट किया जाए सेल के अंदर, तो ये हो गया हिट्रोफेजी, दैट इज अ टाइप ऑफ इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। राइट? अब ऑटोफेजी मतलब ऑटोमेटिक हो रहा है जब स्टार्वेशन की कंडीशन होता है। तो स्टार्वेशन की कंडीशन में लाइसोसोम जो है
एंगल्फ करेंगे और डाइजेस्ट करेंगे ओल्ड यानी कि पुराने या वर्म आउट सेल ऑर्गेनल्स, ऐसे सेल ऑर्गेनल जिसकी रिक्वायरमेंट कम पड़ रही है। सेल के अपने खुद के ऑर्गेनल्स या पुराने सेल्स को डाइजेस्ट करेंगे एंगल्फ करके, दैट इज ऑटोफेजी। ये क्या हो गया? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन की। सो लाइसोसोम्स ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट क्या है? बोन ईटिंग सेल्स, ऐसे सेल्स जो बोन को ही खा जाते हैं, ऐसे सेल्स जो बोन को ही खाते हैं। दे आर डिसॉल्व अनवांटेड पार्ट्स ऑफ द बोन, बोन के अनवांटेड पार्ट, ऐसे पार्ट जो इसकी जरूरत भी नहीं है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, राइट। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन बाय लाइसोसोम्स आल्सो अकर्स इन द फंजाई। एक और एग्जांपल लिखिए आप भाई, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन जो है लाइसोसोम की हेल्प लेकर फंजाई में भी होता है। तो ये हो गया दो अलग अलग टाइप के डाइजेशन। नेक्स्ट इज डिफेंस, एक और फंक्शन है डिफेंस। दे आर अबंडेंट इन ल्यूकोसाइट्स फॉर डिफेंस अगेंस्ट माइक्रो, ल्यूकोसाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वेसिकल के फॉर्म में अंदर ले लेंगे और फिर वहां पर डाइजेशन करेंगे, कौन? लाइसोसोम से। यहाँ सर्कुलरली छोटा सा एक लाइसोसोम फॉर्मेशन और डाइजेशन का एक रोल दिया है। सी इस साइड से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब सॉलिड पार्टिकल, पिनोसाइटोसिस मतलब फ्लूइड ड्रॉपलेट। ये दोनों के दोनों जब वेसिकल के साथ फ्यूज हो जाएगा सेकेंडरी वेसिकल, और इसको एक्सोसाइटोसिस के बाद डाइजेशन करके सेल से बाहर निकल दिया जाएगा। क्लियर है? तो ईआर से गोल्जी के पास आएगा। गोल्जी बॉडी जो है, यहाँ से गोल्जी बॉडी प्राइमरी लाइसोसोम बनाती है। ये प्राइमरी लाइसोसोम्स सेकेंडरी कब बनता है? जब फूड वैक्यूल्स के साथ फ्यूज होता है। फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस से जो वैक्यूल बन के अंदर आई उसके साथ अगर फ्यूज हो जाएगा तो ये बन जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। फिर धीरे धीरे ये रेसिड्यूल बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो, और उसको एक्सोसाइटोसिस की मटेरियल लेकर सेल से बाहर निकाला जाता है। ये हो गया लाइसोसोम्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? वैक्यूल्स। ओके, वैक्यूल्स कहाँ होती है? सिंपली साइटोप्लाज्म के अंदर। The cytoplasm of many plants and some animals, right? There contains numerous cell or large-sized hollow liquid fluid. Hollow होती है स्ट्रक्चर और क्या भरा है? लिक्विड भरा है। उसको क्या कहते हैं? वैक्यूल। तो यहाँ पर पहली लाइन में हमें आपको डेफिनेशन टाइप मिला। The cytoplasm of many plant cells and some animal cells like ciliated protozoa, they are containing numerous small or large-sized hollow liquid filled structure that is known as vacuoles. The solution of vacuoles, right? The solution of vacuoles is known as vacuolar shape. यानी कि जो वैक्यूल के अंदर जो मटेरियल भरा है बच्चों, उसको कहते हैं वैक्यूलर शेप। नोट करिए इसको भी, वैक्यूलर शेप किसको कहते हैं? सेल के अंदर जो मटेरियल भरा है उसको। इट कंटेन्स मेनी डिसॉल्व्ड सोल्यूट्स सच एज ऑर्गेनिक एसिड्स, soluble carbohydrate, soluble nitrogenous compound as like nitrates, enzymes, tannins, chlorides, phosphates, amino acid, alkaloids and anthocyanin pigments. क्या कंटेंट करता है बच्चों? इट कंटेन्स मेनी डिसॉल्व्ड सोल्यूट्स। किस टाइप के सोल्यूट है? एग्जाम्पल दिए हैं लाइक ऑर्गेनिक सोल्यूट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, सोल्यूबल नाइट्रोजनस कंपाउंड है लाइक नाइट्रेट्स, एंजाइम प्रेजेंट है, टेनाइन्स प्रेजेंट है, क्लोराइड्स है, फॉस्फेटेज है, फॉस्फेट है, अमाइनो एसिड, अल्कलॉइड्स है, एंथोसायनिन पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। ये सारे के सारे चीजें इस वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लांट की बात करते हैं तो इन प्लांट सेल्स आप सबको पता है वैक्यूल की साइज ज्यादा होती है। आपने क्लास 8 और 9th में सेल ड्रॉ किया है, प्लांट एंड एनिमल, आपने ये भी पढ़ा है कि प्लांट सेल के पास वैक्यूल की साइज बड़ी होती है, दैट इज अप टू 90% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल। सेल का जो भी टोटल वॉल्यूम है उसका 90% ही ऑक्यूपाई करता है। द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज टोनोप्लास्ट। प्लांट में ये वैक्यूल जो है एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, जिसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं, राइट। द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, राइट। इन अ यंग सेल वैक्यूल्स आर एब्सेंट और स्मॉलर वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। अगर हम यंग सेल की बात करें, राइट, तो उसमें या तो वैक्यूल एब्सेंट रहती है बच्चों,
या फिर अगर प्रेजेंट है तो किस शेप में है, स्मॉलर साइज में, छोटी सी साइज है। एज द सेल एनलार्जेस these smaller vacuoles fuse and form a large central vacuoles at the time of maturity। जब सेल मैच्योरिटी की ओर जाता है तब ये छोटे छोटे वैक्यूल आपस में फ्यूज होकर एक बड़ी वैक्यूल बना देती है, राइट। सो इन अ मैच्योर सेल द प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट एज अ थिन लेयर पुश्ड टुवर्ड्स द सेल वॉल ऑफ द सेल। मैच्योर सेल में प्रोटोप्लाज्म कितना होता है, थिन लेयर में होता है, थोड़ा होता है, और इट विल टुवर्ड्स दिस सेल वॉल, राइट, सेल की वॉल की टुवर्ड पुश्ड रहता है। दिस थिन लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज प्रीमोर्डियल यूट्रिकल्स। ये जो थीन लेयर आपको देखने को मिलेगा प्रोटोप्लाज्म, उसको क्या कहते हैं, प्रीमोर्डियल यूट्रिकल्स कहते हैं। एंड ये क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूल की साइज धीरे धीरे बड़ी होती गई। कैसे बड़ी हो गई, स्मॉल स्मॉल वैक्यूल आपस में फ्यूज होते गए और ये एक बड़ी सी वैक्यूल का रूप ले लिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसके फंक्शंस लेते हैं। तो जो मेन फंक्शन की अगर बात करें तो मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स आर स्टोरेज, transmission of the material, storage, transmission of the materials and the maintenance of the internal pressure of the cell। तीन फंक्शन लिखिए आप मेजर, एक तो स्टोरेज का है, सेकेंड ट्रांसमिशन ऑफ द मटेरियल एंड थर्ड मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल प्रेशर ऑफ द सेल। सेल का इंटरनल प्रेशर जो है उसको मेंटेन करने का काम भी ये करता है। These vacuoles contain water, phenol, flavonoids, anthocyanins, alkaloids, and storage product like sugars and protein। Anthocyanins कौन से, ब्लू और रेड पिग। क्या लिखा है, क्या क्या कंटेन करती है ये वैक्यूल, तो आप लिख सकते हैं कि भाई दिस वैक्यूल कंटेन वाटर, फिनोल, फ्लेवोनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स जैसे कि ब्लू एंड रेड पिगमेंट्स आते हैं इसमें, अल्कलॉइड्स एंड स्टोरेज प्रोडक्ट लाइक शुगर्स एंड। तो ये स्टोरेज का काम कर रहा है। अमीबा की बात ले तो अमीबा के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलेगी। इन अमीबा यू विल फाइंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, इट इंपॉर्टेंट इन दी ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस बनाने में हेल्प करती है, राइट। और प्रोटिस्टा की बात करें तो इन प्रोटिस्टा यू विल सी फूड वैक्यूल्स, दे आर फॉर्म्ड बाय द इंगल्फमेंट ऑफ द फूड पार्टिकल। प्रोटिस्टा में ये फूड को एंगल्फ करेंगे और इसकी वजह से जो वैक्यूल बनेगी उसको कहते हैं फूड वैक्यूल। क्या कहते हैं उसको कहते हैं फूड वैक्यूल्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स की बात करते हैं तो राइबोसोम्स भी आपने पढ़े हैं, छोटी सी हिस्ट्री रहते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर अमेम्ब्रेनियस, मेम्ब्रेन नहीं है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स एंड thus they can be seen with the electron microscope। सबसे छोटे ऑर्गेनल्स में आते हैं, कोई मेम्ब्रेनियन स्ट्रक्चर नहीं है। तो छोटे होने की वजह से अगर आपको देखना है इसको तो आप किस माइक्रोस्कोप की हेल्प लेके देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी दो तरीके के होते हैं, सेम एंड टेम। सेम मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको स्कैन करता है, तो यहाँ ये यूज नहीं कर सकते। दूसरा है टेम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो सेल के अंदर जाके स्कैन करता है, यानी कि हमें ये टेम काम आएगा, राइट। यहाँ पर राइबोसोम्स जो है दे आर फर्स्टली ऑब्जर्व बाय टू डिफरेंट साइंटिस्ट इन 1953। ईयर नोट करिए 1953, और जो दो साइंटिस्ट है उसका नाम है रॉबिन्सन एंड ब्राउन। पलाडे नाम के साइंटिस्ट ने एनिमल सेल में 1953 में इसको ऑब्जर्व किया और नाम दिया राइबोसोम्स 1955। Palade observed them in animal cells and named them ribosomes in 1955। आगे बढ़ते हैं। Ribosomes they are small spherical structure। Ribosomes are small and spherical structure, छोटे से हैं, spherical structure है। Either they are found attached with the membrane of ER that is going to form RER। आपने पढ़ा था कि भाई जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो एक तो बाउंडेड फॉर्म में मिले, दूसरे दे आर आल्सो फाउंड इन द फ्रीली फ्लोटिंग स्टेज इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्रीली फ्लोट करते हुए आपको दिखेंगे, राइट। एक्सेप्शन वर्दी लग दीजिए यहाँ पर, एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसी ऑल द लिविंग सेल्स हैव राइबोसोम। देखो आरबीसी के पास भी राइबोसोम नहीं है, तो आप देखेंगे नोट करेंगे कि भाई आरबीसी के पास
मेजोरिटीली क्या प्रेजेंट नहीं है, आरबीसी के पास मेजोरिटीली सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है, और रीजन भी आपको मैं बता चुका हूं, राइट। आगे राइबोसोम क्या काम करता है, इट्स अ प्रोटीन सिंथेसिस, तो यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम में, एक फंक्शन में हम कंसीडर करेंगे। राइबोसोम दो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ राइबोसोम की बात करते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और दूसरा होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम। ये आपने 9th क्लास में पढ़े थे, 8th क्लास में पढ़े थे, राइट। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स यानी कि 70S सब यूनिट राइबोसोम, और यूकैरियोटिक मतलब 80S राइबोसोम, राइट। यहाँ जो S है उसका पूरा नाम है स्वेडबर्ग यूनिट, राइट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने दिया है, तो इसको क्या कहते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक या 70S राइबोसोम की अगर हम बात करें, सो इट इज फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक एज वेल एज इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक्सेप्शन में आते हैं, ये नोट करिएगा, क्योंकि एक जमाने में हम इसको भी प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते थे। तो 70S कहाँ मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक प्लस क्लोरोप्लास्ट प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज कॉल्ड 70S बिकॉज द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ द कंप्लीट राइबोसोम इज 70S। जो फर्दर आगे जाके डिवाइड होता है, स्मॉलर सब यूनिट 30S और लार्जर सब यूनिट 50S। यहां आपको ऐड नहीं करना है, 50S और 30S तो सर 80S हो गया, नहीं, एडिशन नहीं करना। एक होता है लार्जर सब यूनिट जिसको हम 50S कहते हैं, एक होता है स्मॉलर सब यूनिट जिसको हम 30S कहते हैं। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इज इनडायरेक्टली द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी एंड साइज, ये डिपेंड करता है डेंसिटी एंड साइज की। यूकैरियोटिक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम होता है, राइट, जो दो अलग अलग सब यूनिट में डिवाइड होता है। जो स्मॉलर होता है दैट विल बी 40S और जो लार्जर होता है 60 होता है, राइट। सो द राइबोसोम रिमेन अटैच विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय द 60S सब यूनिट विद द हेल्प ऑफ अ राइबोफोरिन्स। अब यहाँ पर अटैचमेंट की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पूरा राइबोसोम है उसका जो लार्जर सब यूनिट है 60S, वो अटैच रहता है किसकी हेल्प लेकर, राइबोफोरिन्स की हेल्प लेकर, राइट। एंड द 40S सब यूनिट अकर्स ऑन द लार्जर यूनिट एंड फॉर्म अ केप लाइक स्ट्रक्चर, राइट। अगर यहाँ आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए 50S नीचे है, 30S ऊपर है, सेम 80S में 60S नीचे, 40S ऊपर, तो ये 40S जो है वो एक केप का काम करता है, और 60S जो है राइबोफोरिन की हेल्प लेकर जो ER है उसके साथ अटैच होता है। The two subunits come together only during protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस है तब ये दोनों सब यूनिट नजदीक आएंगे, इनके बीच में mRNA की स्ट्रेंथ होगी और ये रीड करेंगे mRNA की स्ट्रेंथ को, और अकॉर्डिंग टू दैट अमाइनो एसिड को टर्न बाय टर्न ऐड करेंगे और एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाई जाएगी। इसको कहते हैं ट्रांसलेशन, राइट। ये आप पढ़ोगे 12th में भी, राइट। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो राइबोसोम जो है सेपरेट दोनों सब यूनिट होते हैं, यूनियन और सेपरेशन ऑफ दिस टू सब यूनिट दैट इज रिलेटेड टू Mg+2 कंसंट्रेशन यूनाइटेड एट दी कंसंट्रेशन ऑफ 1 to 2 मिलीमोलर। कंसंट्रेशन क्या है, 1 to 2 मिलीमोलर, एंड इट फॉर्म्स डाइमर अबव इट एंड डिसोसिएट बिलो इट। इससे ज्यादा अगर जाएंगे तो डाइमर बना देंगे दोनों मिलके, और इससे नीचे जाएंगे तो दोनों के दोनों डिसोसिएट हो जाएंगे। किसकी बात कर रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन दैट इज 1 to 2 मिलीमोलर। इससे ज्यादा तो डाइमर, इससे कम तो डिसोसिएशन। क्लियर। 0.5 मिलीमोलर इस प्रोकैरियोटिक के लिए है एंड 0.3 मिलीमोलर यूकैरियोटिक के लिए, डिसोसिएशन के लिए। The subunit may break if Mg+2 concentration is reduced further. अगर Mg+2 का कंसेंट्रेशन जाएगा तो ये सब यूनिट जो है दोनों के दोनों डिवाइड होके सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है कि भाई राइबोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम आरएनए एंड प्रोटीन से बनता है, सो दीज आर आल्सो नोन एज राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, क्योंकि ये आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलके बनता है। यूकैरियोटिक की बात करें तो राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म व्हाइल इन यूकैरियोटिक इट अकर्स इन न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम न्यूक्लियस में होता है, यानी कि न्यूक्लियोलस में होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में क्यों होता है, सिंपली प्रोकैरियोटिक सेल के पास तो न्यूक्लियस होता ही नहीं, दैट्स व्हाई। क्लियर है। अब बात करते हैं फंक्शन की। राइबोसोम के फंक्शन, दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सबसे पहला फंक्शन, मेजर फंक्शन आया प्रोटीन सिंथेसिस।
मेजर फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। अपार्ट फ्रॉम दैट साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम सिंथेसाइज स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होते हैं क्या बनाते हैं? वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन आपको कहाँ मिलेंगे? पेरिफेरी और द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोटीन्स फाउंड इन माइक्रोबॉडीज, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोटीन्स ऑफ साइटोसोल such as enzyme of glycolysis or proteins of cytoskeleton. They are, that is cytoplasmic ribosome synthesized by the protein which are used in inside the cell. तो राइबोसोम जो है, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाते हैं, और जो फ्रीली अवेलेबल है सेल के अंदर वो डिफरेंट टाइप के माइक्रोबॉडीज के प्रोटीन बनाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम प्रेजेंट जो है वो साइटोस्केलेटन के प्रोटीन जो है ये सारी चीजें बनाते हैं, राइट। अगर मैं इसको दूसरे चीज से बताऊं आपको, ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें तो राइबोसोम्स जो अटैच होते हैं ईआर के साथ, राइबोसोम्स attached on ER synthesizes protein for transport, right? किसके लिए बनाते हैं? proteins for transport that is used outside the cell। दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के हैं। फंक्शन की बात कर रहा हूं, एक फंक्शन हो गया मेजर फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस का हो गया, दूसरा जो फंक्शन है इसका दैट इज एक तो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स हो गए और दूसरे हो गए जो ईआर के साथ अटैच होते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म वाले राइबोसोम्स है, राइट, वो क्या कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन बना रहे हैं। और मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल भी मेंशन किया, पेरिफेरल, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, मेम्ब्रेन फाउंड, जो भी प्रोटीन जो माइक्रोबॉडीज में मिलेंगे आपको वो क्लोरोप्लास्ट के, माइटोकॉन्ड्रिया के, ये सारे प्रोटीन्स और ग्लाइकोलिसिस की जो एंजाइम्स है वो भी बनाते हैं, राइट। क्योंकि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। तो ये साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम बनाते हैं। अगर हम बात करें जो ईआर के साथ अटैच है राइबोसोम, तो वो क्या करेंगे? सिंथेसाइज दिस प्रोटीन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन दैट इज यूज्ड आउटसाइड द सेल, राइट। इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया, मेम्ब्रेन की, मतलब कि वो इन एंड आउट किसी मटेरियल को करना है, एक स्पेसिफिक फैसिलिटी डिफ्यूजन करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो कौन बनाता है? वो राइबोसोम बनाते हैं जो ईआर के साथ अटैच होते हैं, राइट। इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स ऑफ मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन्स ऑफ द ऑर्गेनल्स लाइक गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड प्लांट वैक्यूल्स। क्लियर हो गया? तो प्रोटीन सिंथेसिस का मेजर काम है, लेकिन दोनों सेपरेटली, जो राइबोसोम ईआर के साथ अटैच है वो भी कुछ और बनाते हैं, स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बनाते हैं, और जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली अवेलेबल है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाते हैं। क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने गोल्जी बॉडी की बात की, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फिर लाइसोसोम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात की, फिर हम गए वैक्यूल्स, उसमें भी हमने उसके स्ट्रक्चर फंक्शन की बात की, फिर हमारे राइबोसोम में जिसमें हमने उसके टाइप्स डिस्कस किए, फंक्शन डिस्कस किए, राइट। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे हमारा साइटोस्केलेटन, थोड़ा और सेल को डीप में लेके जाएंगे। आज की क्लास में लिए इतना ही काफी है। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में बच्चों। टेक केयर, बाय बाय।